हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। सब दीदी को भी मेरा प्रणाम। स्वागत है सबका। और आज मेरा ये वैदिक सभ्यता का दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको आर्य के बारे में बताए थे, आखिर आर्य कहाँ से आए थे, उसका निवासी क्या है, और किस किस इतिहासकार ने बता रहे कि आर्य आखिर भारत का निवासी था या फिर कहीं से आके मतलब बसा था। तो चलिए आज क्लास को वहाँ से आगे वाला स्टार्ट करेंगे। बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। वैदिक सभ्यता। चलिए क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ पूछना चाहते हैं। वैदिक सभ्यता, आखिर वैदिक सभ्यता का काल कहाँ से कहाँ तक था, उसका समय कितना कहाँ से कहाँ तक था। 1500 से लेकर 600 तक था, और उसको दो भागों में बांट दिया गया था। एक था ऋग वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है ये मतलब 1000 से लेकर 500 तक था, और 1000 से लेकर 1500 तक था। और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर 600 बीसी पूर्व तक था। तो इसे हम दो तरह से बांटे थे, एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक के हिसाब से, और दूसरा बांटे थे लोहे की खोज के हिसाब से। जो लोहे का खोज 1000 बीसी पूर्व में हुआ था, अंतरजी खेड़ा मतलब यूपी के एटा में। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम बोल दिए थे। और हाँ, ये बताइए कि मतलब आग का जो खोज किया था पूरा पाषाण काल में, वो किस गुफा में खोज किया था। जो आग का जो प्रमाण मिला था वो किस गुफा में मिला था, वो गुफा में मिला था कर्नूल की गुफा। कर्नूल की गुफा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कर्नूल की गुफा, वहीं पे जो है आग का खोज मतलब प्रमाण मिला था। ठीक। और यदि ये पूछे कि चित्र का जो उल्लेख मिला था वो पूरा पाषाण काल में ही मिला था, चित्र का उल्लेख, तो वो कहाँ पे मिला था। वो भीमबेटका के मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, गुफा के चौल शैल चित्र के लिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोग को बता दिए थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी डिटेल से बताए थे क्या क्या कहाँ पे मिला था। आखिर यहाँ ये बताइए कि एक दाढ़ी वाला जो साधु था, वो जो योगी जो था, वो जो तपस्या कर रहा था, वो मतलब किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पे मिला था। वो मिला था मोहनजोदड़ो में। और घोड़े की यदि दांत पूछे तो मोहनजोदड़ो मारना है। ठीक है। और यदि ये पूछे कि घोड़े का जो हड्डी मिला था वो कहाँ पे मिला था, सुरकोटदा में मिला था। हाथी के कपाल का हड्डी कहाँ मिला था, हड़प्पा में मिला था। और हाथी का जो दांत का जो स्केल का यूज करते थे वो कहाँ पे करते थे, लोथल में करते थे। ये सब बात हम आपको बता दिए थे, और वीडियो में हम सब बोल दिए हैं, क्लास में सब चीज़ बोल दिए हैं। वो जो है क्लास को रिपीट कीजिए, और जो है जल्द से जल्द जो है जितना भी हुआ है पाषाण काल के बारे में बताए थे, और सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है तैयार हो रहा है। और वो जो है पीडीएफ के साथ आपको नोट्स में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। और उसका जो आंसर जो है, आंसर शीट जो है आपको क्लास को देखने के बाद ही उसका आंसर शीट आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, उसका आंसर शीट हम नहीं देंगे। जितना भी उस क्लास का जो पीडीएफ बनेगा, वो क्वेश्चन जो रहेगा बेसिक लेवल पे रहेगा, या फिर कोड भाषा में रहेगा। और जो बीपीएससी में जो टीचर में पूछा जाता है ABCD करके और ई करके जो पूछा जाता है, उस हिसाब से क्वेश्चन जो है, बहुत क्वेश्चन मतलब उसमें मिलेगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे जो हम बताए थे आर्य के बारे में, आर्य को जो है लिपि का ज्ञान नहीं था, वो संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी करते थे, भारत के झुंडों में आए थे, वो नगरों में निवास नहीं करते थे, ये सब बताए थे। आर्य शब्द का उल्लेख सबसे पहले जो है, शब्द का प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में 33 बार किया गया था। और इस शब्द का पहला प्रयोग मैक्स मुलर ने 1853 ईस्वी में किया था। जो मैक्स मुलर के अनुसार जो है आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, यानी बैक्टीरिया वाले क्षेत्र से आए थे। तो यहाँ से मतलब मैक्स मुलर के अनुसार आए थे। ये बताइए कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ का मूल निवासी था। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य जो है कहाँ के मूल निवासी था, तिब्बत का था। कहाँ का था, तिब्बत के पठार का था। और यदि ये पूछे कीत महोदय और एडवर्ड मेयर और ओल्डेनबर्ग के अनुसार पूछे कि यदि आर्य जो है मूल निवास कहाँ का था, वो पूछे तो वो पमीर का पठार। पमीर का पठार जो है विश्व का छत के नाम से जाना जाता है, पमीर का पठार। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक, ये बताइए कि जर्मनी का मूल निवासी आर्य है, किसके अनुसार कहा जाता है कि जर्मनी का जो है मूल निवासी आर्य है। ये है हट और फेंक के अनुसार, हेट और फेंक के अनुसार। ठीक, तो ये बताइए पी गलाइंस के अनुसार आर्य जो है कहाँ का मूल निवासी था। पी गलाइंस के अनुसार आर्य जो है कहाँ का मूल निवासी था, वो था पी गलाइंस के अनुसार आर्य जो है वो था ड्यूब नदी के क्षेत्र से। ड्यूब नदी के क्षेत्र से, कि कहाँ से था, ड्यूब नदी के क्षेत्र से। और ड्यूब नदी कहाँ पे है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे क्लास को मतलब शुरू करते हैं। और ये बताएं, ये जो तो हम बता दिए थे आर्य के मतलब कहाँ से क्या है। अब उसकी
अब आगे ये पढ़ेंगे कि आर्य जो है अधिकतर इसका जानकारी जो है कहाँ कहाँ से मिलता है। एक मिलता है पुरातात्विक के आधार पर, पुरातात्विक, और दूसरा है साहित्य। पुरातात्विक हम बता दिए थे कि पुरातात्विक का मतलब ये होता है कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना, जो कि पृथ्वी के अंदर कोई चीज़ मिल जा रहा है तो उसी का जो अध्ययन किया जाता है वही है पुरातात्विक। तो ये बताइए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हो रहा था तो उस समय पुरातात्विक का सर्वेक्षण का जो अध्यक्ष था वो कौन था, और पुरातात्विक का जो सर्वेक्षण का अध्यक्ष कौन था, और वो किसके मतलब अंतर्गत वो मतलब सबसे पहले शहर जो हड़प्पा था खोजा गया था। और ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसका जानकारी सबसे पहले किसने दिया था। ठीक, ये सब हम आपको बताए हैं। तो पुरातात्विक के आधार पर जो है वैदिक सभ्यता को जो है आर्य का जो जानकारी मिलता है वो पुरातात्विक के आधार पर मिलता है, और एक मिलता है साहित्य के आधार पर। पुरातत्व में मिलता है कि जैसे देखिए यहाँ पे दो अभिलेख था, एक था एशिया माइनर का, एशिया माइनर, और एक था कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख। ठीक, ये दो जो अभिलेख है ये पुरातात्विक अभिलेख है। इसी से हमें जो है आर्य के बारे में पता चलता है। यदि वैदिक सभ्यता को जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एशिया माइनर का अभिलेख और कस्सी का अभिलेख। ये जो है एशिया माइनर का जो अभिलेख है ये पे आपको लुसेंट में मिल जाएगा, लेकिन कस्सी का अभिलेख लुसेंट में नहीं मिलेगा। कस्सी का जो अभिलेख है ये एनसीईआरटी के जब 6 to 12 का जब अध्ययन कीजिएगा वहाँ पे ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो एशिया माइनर का जो अभिलेख है ये कहाँ पे है, एशिया माइनर का अभिलेख यदि पूछे कहाँ पे है, तुर्की में है। कहाँ पे है, तुर्की में है। और ये पूछे कि कस्सी का अभिलेख कहाँ है, ये पूछे तो ये है ईरान में है। ये कहाँ पे है, ईरान में। एशिया माइनर का अभिलेख कहाँ है, तुर्की में है, और कस्सी का अभिलेख कहाँ, ईरान में है। और तुर्की जी का जो अभिलेख जो था ये मतलब इसका शासनकाल यदि ये पूछे कि ये किस वर्ष मतलब चल रहा था तो ये जो था ये 1400 BC पूर्व था, 1400 BC पूर्व था। और ये जो कस्सी का अभिलेख जो है ये था 1600 BC पूर्व, 1600 BC पूर्व। तो कस्सी का अभिलेख ईरान में स्थित है, और ये 1600 BC पूर्व में। यहाँ से भी हम आर्य के बारे में कुछ मतलब जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पे भी जो है आर्य मतलब बसे थे। और एशिया माइनर का जो अभिलेख है यहाँ पे भी जो है तुर्की के अंतर्गत आता है। ये 1400 BC पूर्व में इसका मतलब शासनकाल बताया जा रहा है, और यहाँ पे भी जो है आर्य मतलब बसे हुए थे। तो हम ये पढ़ना है कि एशिया माइनर का जो अभिलेख है ये तुर्की में है, जो कि इसे हम बेगोजकोई के अभिलेख से भी नाम से जाना जाता है, मतलब बेगोजकोई अभिलेख। ठीक है, तो एशिया माइनर को किस अभिलेख के नाम से जाना जाता है, बेगोजकोई के अभिलेख के नाम से। तो ठीक है, तो एशिया माइनर का जो अभिलेख है ये 1400 BC पूर्व में जो तुर्की में खोजा गया था। तो वहाँ पे जो है दो कबीला रहता था पहले। एशिया माइनर का जो अभिलेख है वहाँ पे क्या रहते थे, दो कबीला रहते थे। जो दो कबीला का जो था, एक था मितनी और एक था हितनी, मितनी और हितनी। तो हितनी और मितनी जो कबीला रहते थे कहाँ पे रहते थे, एशिया माइनर के अभिलेख में। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। और देखिए मितनी अभिलेख का जो सरदार था, इधर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे रहता था हितनी, यहाँ पे रहता था मितनी। हितनी और मितनी जो था ये दोनों कबीला रहते थे, और ये दोनों कबीला जो था एशिया माइनर के बेगोजकोई अभिलेख में प्रमाण मिला है इसका। ठीक है, और हितनी कबीला का जो सरदार रहता था, इसका जो सरदार था वो था सुब्बा लिमो। ठीक है, और इसका जो मितनी का जो कबीले का जो सरदार रहते थे, ये रहते थे वो थे मितऊ आजा। ठीक है, मितऊ आजा और सुब्बा लिमो, ये जो दोनों थे हितनी और मितनी कबीले के सरदार थे। तो सुब्बा लिमो और मितऊ आजा में दोनों में जो है कभी कभी मतलब दोस्ती भी रहता था, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था। आजकल के ज़माने में सेम टू सेम इसी तरह से प्रोसेस चल रहा है, वो सबके लाइफ में होता है इस तरह से। और झगड़ा जो है इस दोनों में कभी कभी युद्ध भी हो जाता था। तो युद्ध को जो समाप्त करने के लिए उसने मतलब कसम खाते थे। ये दोनों जो है कसम आज से नहीं खाया जा रहा है, कसम जो है बहुत पहले से खाया जा रहा है। जो सुब्बा लिमो और मितनी जो है ये दोनों आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, और दोनों बाद में झगड़ा को ख़त्म करने के लिए यानी युद्ध को ख़त्म करने के लिए दोनों ने जो है कसम खाते थे। जो कि कसम जो है 4 देवता से खाते थे। वो कौन सा देवता है उसका हम बात कर रहे हैं। वो जो 4 देवता है तो ये दोनों जो है ये दोनों आपस में युद्ध करते थे। इसको हम मिटा दें, एशिया माइनर का जो ये जो कस्सी का अभिलेख है इसको मिटा देते हैं, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो बताया आपको ये है। और देखिए ये दोनों जो है आपस में युद्ध करते थे, कस्सी और जो ये मितनी और हितनी जो है युद्ध करते थे। क्या करते थे, युद्ध करते थे। तो युद्ध को समाप्त करने के लिए इसने कसम खाते थे। ठीक, तो युद्ध को समाप्त करने के लिए क्या खाते थे, कसम। तो जो कसम जो खाते थे वो 4 देवता थे। एक था
इंद्र, दूसरा था मित्र, तीसरा था वरुण और चौथा था नौसत्य। आप ये बताइए कि नौसत्य का देवता किसे कहा जाता है, मतलब नौसत्य जो है ये किसका देवता है, औषधि का देवता है। नौसत्य को क्या बोलते हैं हम, औषधि का देवता, औषधि, औषधि, औषधि का देवता। ठीक, यदि ये पूछे एग्जाम में कि नौसत्य का देवता किसे कहा जाता है, उसे किसे कहा जाता है, नौसत्य को, जो औषधि का देवता जो है किसे कहा जाता है, नौसत्य को कहा जाता है। तो ये चार मतलब देवता होते थे पहले, और इसी चार देवता को जो है युद्ध को समाप्त करने के लिए कसम खाया जाता था। ठीक, तो कसम मतलब चार देवता हो गया, इंद्र, मित्र, वरुण और नौसत्य, ये चारों देवता से कसम खाता है। यदि ये एग्जाम में पूछे कि एशिया माइनर के अभिलेख में किन चार देवता का प्रावधान मिला है, यानी किन चार देवता का नाम उल्लिखित है, तो कौन कौन सा है, इंद्र, मित्र, वरुण और नौसत्य, इंद्र, मित्र, वरुण और नौसत्य। देखिए थोड़ा अभी प्रॉब्लम है, ठीक है, बोलने में थोड़ा अभी दिक्कत हो रहा है और कुछ एक अलग ही मैटर है, तो इसीलिए थोड़ा आवाज़ सही से मतलब धड़पड़ में बोलते जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ समस्या है। तो ये जो है एशिया माइनर का जो अभिलेख है, इसमें हितनी और मितनी था, एक सुबालिमा इसका अध्यक्ष था और इसका जो सरदार था मितौजा था। दोनों में कभी कभी युद्ध होते थे, जो चार देवता के कसम खाते थे, इंद्र, मित्र, वरुण और औषधि का देवता जो नौसत्य है। ये चारों देवता जो था आपस में जो था मतलब इसी चार देवता से जो है वो लोग कसम खा लेते थे, बोलते थे कि अब जो है युद्ध नहीं करेंगे। तो एशिया माइनर का अभिलेख से ये क्वेश्चन पूछे कि एशिया माइनर का जो अभिलेख का जो उसका प्रमाण है 1400 BC पूर्व मिला है, कहाँ पे मिला है, तुर्की में मिला है। और ये पूछे कि एशिया माइनर के अभिलेख में कौन से मतलब दो कबीले रहते थे, वो कबीला कौन है, हितनी और मितनी, हितनी और मितनी। हितनी कबीला का सूबेदार कौन था, सुबालिमा था, और मितनी का था मितौजा। ये दोनों युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद में कस्में खाए जाते थे, इंद्र, मित्र, वरुण और नौसत्य, इंद्र, मित्र, वरुण और नौसत्य, ये चार देवता हुआ करते थे उस समय, और चारों का जो है कसम खाया जाता था ये लोग युद्ध को खत्म करने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। अब एशिया माइनर के बारे में खत्म हो गया, और उसके बाद बताए थे कस्सी का अभिलेख। कस्सी का जो अभिलेख है, इस अभिलेख जो है ईरान में मिला है, और ये 1600 BC पूर्व मिला है। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी जो है आर्य निवास करते थे। ठीक है, तो ये तो हम आपको पुरातत्विक के आधार पर बता दिए। अब आपको जो है पढ़ना है साहित्य के आधार पे। इसमें हम आपको वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। और जो साहित्य में जो है इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि मतलब NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? तो साहित्य के आधार पे जो है इसमें हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे वेद, दूसरा पढ़ेंगे ब्राह्मण, तीसरा पढ़ेंगे आरण्यक, चौथा पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद सबसे पहले वेद को संकलित किया गया। वेद को संकलित किया गया तो जो पहले जो होता था ना, वेद में जो भाषा होते थे ना, संस्कृत में होते थे, वो भाषा थोड़ा लंबा होते थे, जो कि किसी को समझ में आता था, किसी को समझ में नहीं आता था। तो इसीलिए जो वेद को जो सरल भाषा करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किया गया। तो मतलब वेदों को सरल रूप में पढ़ने के लिए किसका मतलब उल्लेख किया गया, किस ग्रंथ की रचना की गई। यदि ये पूछे कि वेदों को सरल रूप में पढ़ने के लिए किस ग्रंथ की रचना किया गया, वो है ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद आता है आरण्यक, फिर उसके बाद आता है उपनिषद। ये कभी कभी जो है आपको मतलब क्रम में पूछ देता है कि इसमें से कौन कौन से पहले मतलब चीज़ को क्रम में सजाइए। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेद को पढ़ेंगे। वेद टोटल कितना, 4 है। ठीक, तो वेद टोटल कितना है, 4 है। तो वेद के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ब्राह्मण के बारे में बाद में पढ़ेंगे, और आरण्यक के बारे में बाद में पढ़ेंगे, और उपनिषद के बारे में बात पढ़ेंगे। उपनिषद को जो है वेदों का वेद कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना बाद में हुई है। यानी सब वेदों को जो है बाद में मतलब इसका रचना किया गया है। इसको उपनिषद को इसे हम उपवेद भी बोल सकते हैं। यदि ये पूछे कि वेदों का उपवेद किसे कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है। और वेद की रचना के बाद कौन सा मतलब ग्रंथ की रचना होगी, वो हुआ उपनिषद। यानी सबसे लास्ट में किसका रचना होगा, उपनिषद का हुआ। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आइए वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो वेद जो है इसे जो है अपौरुषेय कहा जाता है, अपौरुषेय, क्योंकि इसकी रचना जो है, रचना देवता ने किया है।
इसके जो है संकलित जो किया है वेद व्यास ने, किया है वेद व्यास ने, जो कि वेद व्यास का पहला नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन था। जब इसने जब वेदों को जब संकलित किया तब उसके बाद जो है इसका नाम पड़ा वेद व्यास। वेद को संकलित किया था वेद व्यास ने, रचना किया था देवता ने। इसे औपुरुषेय कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना देवताओं द्वारा किया गया है। ठीक, आइए अब वेद को जो है चार तरह से है। पहला है ऋग्वेद। पहला क्या है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। दूसरा है सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है ये तीनों जो है त्रयी वेद कहलाता है, यानी त्रयी वेद। और ये जो है ये बाद वाला वेद कहलाता है, यानी नवीन वेद यानी नया वेद, बाद में इसको रचना किया गया था। तो एग्जाम में पूछे कि इसमें से कौन सा त्रयी वेद के अंतर्गत आता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद जो है त्रयी वेद कहलाता है, क्योंकि इसका कुछ मंत्र इसमें है और इसका कुछ मंत्र इसमें है। मतलब अधिकतर जो है ऋग्वेद से इसमें मंत्र लिया गया और ऋग्वेद का मंत्र जो यजुर्वेद में लिया गया। कुछ ऐसा जो है डिफरेंट दोनों में, मतलब कुछ कॉमन मिल रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं त्रयी वेद। इसकी रचना एक साथ हुआ था, इसका रचना बाद में हुआ था। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब यदि ये पूछे कि सबसे पहले किस वेद की रचना हुई? प्राचीन वेद यदि पूछे, ये ऋग्वेद है, ये प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद। और नवीन वेद यानी नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। यदि ये पूछे कि वेदों के चार वेद है, जो कि सबसे पहला वेद कौन सा है, जिसे प्राचीन वेद कहते हैं, ऋग्वेद है, और सबसे अथर्ववेद जो है अंतिम का वेद है, जिसे नवीन वेद कहते हैं, यानी नया वाला वेद कहा जाता है अथर्ववेद को। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद को पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ऋग्वेद। पहला है ऋग्वेद जो है ये सबसे पहले लिखा गया, यानी इसको क्या बोलते हैं? प्राचीन वेद बोलते हैं, प्राचीन वेद। ठीक, ये क्या है? प्राचीन वेद है। इसमें जो टोटल ऋग्वेद प्राचीन वेद है, इसको संकलित किया गया किसने? संकलित जो किया वेद व्यास ने किया संकलित। ठीक, वेद व्यास ने संकलित किया। प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, संकलित किया किसने? वेद व्यास ने। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखिए कि ऋग्वेद जो है इसमें तीन भाग है। कौन कौन सा भाग है? तीन भाग है। इसके भाग कितना है? यदि ये पूछे कि ऋग्वेद का कितना भाग है? तीन भाग है। एक है साकल्य, साकल्य है। दूसरा है बाखिल्य, और तीसरा है बाष्कल्य। ठीक, साखिल्य, बाखिल्य और बाष्कल्य। साखिल्य में टोटल जो सूक्त की चर्चा है, इसमें सूक्त टोटल है 1027। इसमें सूक्त पूछे 11, इसमें सूक्त पूछे 56, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक, अवेलेबल नहीं है। बाखिली में जो 56 जो सूक्त है जो अवेलेबल नहीं है, और बाखिली में 11 सूक्त है, और साकिली में 1027 सूक्त है। यदि ये पूछे कि ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साकिल्य, दूसरा है बाखिल्य, तीसरा है बाष्कल्य। ये जो है आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। 6 to 12 का जब पूरा अध्ययन कीजिएगा, 6 से लेके 12 तक का जब आप हिस्ट्री को जब पढ़िएगा तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा हर एक बुक में। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 6 बुक में पढ़िएगा तो आपको ये सब मिल जाएगा, नहीं। वो जो है धीरे धीरे इतिहास क्रम के रूप में लिखा गया है। जो चीज़ मिलता गया धीरे धीरे बुक में उसको नोटिस किया गया। तो सबसे पहले जो भाग 3 है साकिल्य, बाखिल्य और बाष्कल्य। तो ठीक है, साकिल्य, बाखिल्य और बाष्कल्य। इसमें टोटल 1027 सूक्त है, इसमें 11 सूक्त है, इसमें 56 सूक्त है। ये जो फैक्ट है आपको एनसीईआरटी में अवेलेबल है। एनसीईआरटी पढ़िए आप बुक, एनसीईआरटी बुक को पढ़ते रहिए, वो आपको सब मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ तक तो हम भाग के बारे में बता दिए कि ऋग्वेद को कितना भाग है, 3 भाग है। अब देखिए, अब आगे जो पढ़ना है ऋग्वेद में टोटल मंडल पूछे तो 10 है, और मंडल पूछे 10 है, और अष्टक पूछे 8 है। अष्टक 8 है, मंडल 10 है, और यदि मंत्र पूछे तो 10,580 मंत्र है, और यदि सूक्त पूछे तो 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। ठीक है, 1028 सूक्त है। जैसे मान लीजिए अभी केबी हो रहा है ना, 1028 केबी बराबर 1 MB होता है ना, उसी तरह जो है 1028 केबी जो है 1028 सूक्त जो है किसमें है? ऋग्वेद में।
यदि देखिए भाग के रूप में पूछे, यदि भाग के रूप में पूछे कि भाग में जो यदि पूछे कि साखिल्य का जो ऋग्वेद का जो साखिल्य भाग है उसमें कितना सूक्त है, उसमें टोटल 227 सूक्त है। यदि ये पूछे ऋग्वेद के बाखिल भाग में कितना सूक्त है, 11 सूक्त है और भास्कर्य में 56 है। टोटल सूक्त 228 है, मंत्र 10,580 है, अष्टक 8 है और मंडल 10 है। अब जो है आगे हम मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अब किस मंडल को किस तरह से संकलित किया गया था, तो आइए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ख़त्म कर दें इसको। देखिए हम इसीलिए थोड़ा स्पीड में मतलब बढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा अभी परेशानी है और बाद में इसको डिटेल से हम जो बता दिए ना यही डिटेल्स है, अब जो है इसके बाद में कुछ भी नहीं है। मंडल 10 है, अष्टक 8 है, मंत्र 10,580 है, सूक्त जो 228 है। ठीक, इसमें डिटेल से बताने की क्या बात है, जब जो चीज़ मिला हुआ है तो वही चीज़ ना लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट्स कर लीजिए। आगे जो है मंडल के बारे में पढ़ेंगे। मंडल कितना है, टोटल 10 है। 10 मंडल पढ़ेंगे। 10 मंडल में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है। तो 10 मंडल में सबसे पहले पहला मंडल जो है ये क्या है, अज्ञात है। इसको अभी तक किसी ने ज्ञात ही नहीं कर पाया, किसी ने संकलित नहीं कर पाया कि पहला मंडल में क्या है, नहीं है। ठीक, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां, ये 8 तक का जो मंडल है ये भी ज्ञात है, लेकिन 9वां और 10वां ये दोनों जो है वो ज्ञात है। तो ये पूछे कि कौन कौन सा मंडल ज्ञात है, कौन कौन सा मंडल अज्ञात है। पहला मंडल और 9वां और 10वां ये दोनों मंडल जो है अज्ञात है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां ये सब मंडल जो है ज्ञात है। यदि ये पूछे कि दूसरा से लेकर 7वां तक का जो मंडल है ये क्या है, प्राचीन मंडल है। प्राचीन मंडल, इस मंडल की रचना जो है, इस मंडल को जो संकलित किया गया था एक ही बार किया गया था संकलित, इसीलिए ये मंडल जो है प्राचीन मंडल है। एक त्रयी मंडल भी कहा जाता है इसको, एक ही साथ इसको संकलित किया गया था। और इस मंडल को जो संकलित किया था वो किया था ऋषि ने, इसीलिए से ऋषि मंडल भी बोल सकते हैं, ऋषि मंडल। ठीक, इसीलिए से क्या बोलते हैं, ऋषि मंडल। और इस मंडल में जो है हर हमेशा जो है हर एक मंडल में गोत्र शब्द का उल्लेख है, इसीलिए से गोत्र मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोत्र मंडल। ठीक, इसे क्या कहते हैं, गोत्र मंडल कहते हैं। तो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है प्राचीन मंडल, इसे ऋषि मंडल कहते हैं, क्योंकि इसकी संकलन जो है ऋषि द्वारा किया गया था। और इसे जो है गोत्र, और हर एक मंडल में जो है गोत्र की चर्चा है, इसीलिए हम गोत्र मंडल इसको कहते हैं। ठीक, तो ये पूछे कि प्राचीन मंडल कहाँ से कहाँ तक है, दूसरा से 7वां तक। पहला मंडल अज्ञात है, 9वां और 10वां जो है ये भी अज्ञात है, और 8वां मंडल भी ज्ञात है, लेकिन 1 से 2 7 तक जो है प्राचीन मंडल है, गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। और इसे ऋषि मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संकलन जो है ऋषि ने किया था। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है डिटेल से पढ़ेंगे कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां ये जो है आखिर किस ऋषि ने इसको संकलित किया था और इसमें क्या क्या मिला है। ठीक है, तो आइए हम इसको मिटा देते हैं। अब जो है आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे डिटेल से। इसकी यहाँ तक तो पूरा आप लोग को पता चल गया ना, ये अज्ञात है, ये यहाँ से प्राचीन है, ये गोत्र मंडल है, यहाँ पे ऋषि मंडल है, और यहाँ पे ये भी मंडल ज्ञात है, लेकिन 9 और 10 जो है अज्ञात है। 1, 9, 10 अज्ञात मंडल है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मंडल जो इसको जो संकलित किया गया था, इसे किया गया था मतलब भार्गव ऋषि के द्वारा, भार्गव ऋषि के द्वारा। ठीक, तीसरा मंडल को संकलित किया गया था, इसको किया गया था विश्वामित्र के द्वारा। ठीक, चौथा मंडल जो किया गया था इसे किया गया था वामदेव के द्वारा। ठीक, पाँचवां मंडल जो किया गया था इसे ये किया गया था, पाँचवां मंडल जो किया गया था चौथा वामदेव, और पाँचवां जो किया गया था ये ऋषि पाँचवां जो किया गया था ये किया भारद्वाज के द्वारा। सातवां जो किया गया था वशिष्ठ ऋषि के द्वारा, और 8वां जो किया गया था अंगिरस के द्वारा, या फिर कनव भी बोल सकते हैं। ठीक, अंगिरस और कनव के द्वारा 8वां मंडल, 7वां वशिष्ठ के द्वारा, और छठा भारद्वाज के द्वारा, दूसरा भार्गव के द्वारा, तीसरा विश्वामित्र के द्वारा, चौथा वामदेव के द्वारा, 5वां अत्रि ऋषि के द्वारा किया गया था इसी संकलित। तो आप संकलित के बारे में समझ गए कि अभी कौन सा मंडल किस ऋषि ने संकलित किया था। दूसरा मंडल पूछे तो दूसरा मंडल भार्गव, तीसरा मंडल विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, पाँचवां मंडल अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज, और 7वां मंडल वशिष्ठी, 8वां मंडल अंगिरस। ये जो है ये मंडल को इसने संकलित किया था। अब ये पढ़ना है कि आखिर किस मंडल में किस का प्रावधान उल्लेख है। ठीक, तो अब आइए, तो विश्वामित्र जो तीसरा मंडल जो संकलित किया था इसमें जो है गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र की चर्चा जो है किसमें, विश्वामित्र में है। देखिए माइंड जो है ना, माइंड थोड़ा अभी कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक, अभी 2-3 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है,
वो जो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या आप आखिर करें तो करें क्या। ये जो वीडियो में क्लास बना रहा था ना, ये भी क्लास बनाने का जो है मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि ना तो व्यू बढ़ रहा है ना तो सब्सक्राइब आ रहा है, और एक अलग जो है एक पेज फिर अलग ही मैटर चल रहा है। अभी वही इधर का बात उधर, उधर से इधर, इधर से उधर हो रहा, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर करें तो करें क्या। रास्ता एक ऐसा है ना कि रास्ता देखिए ना, रास्ता जो है हर हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। कभी भी कोई भी आपको जो है परेशानी को समझेगा नहीं, और आपका जो है जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग जो है बहुत कम आदमी देता है, और बहुत कम आदमी सहयोग नहीं भी देगा। इसमें ऐसा भी अपना अपना खुद है जो कि सहयोग देता है, और कभी कभी जो है इस तरह से हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। क्लास जो है ये पढ़ाने का तो मन मेरा बिल्कुल भी 1% भी अब है ही नहीं कि पढ़ा के आखिर करेंगे क्या। ना तो कुछ हो रहा, ना तो कुछ करने का मन कर रहा, ना तो सही से इधर हो रहा, ना तो उधर हो रहा। हर एक परेशानी जो है बढ़ते जा रहा धीरे धीरे। माइंड इतना डिस्टर्ब है कि अब पढ़ाते वक्त भी वही चीज़ माइंड में आ रहा। अभी जो हम यहाँ पे पढ़ा भी रहे ना, तो अभी भी वही मैटर माइंड में घुस रहा था। वही मैटर क्या है कि वो समझ में ही नहीं चल रहा। तो देखिए आइए अब यहाँ पे वामदेव जो है, ये वामदेव ने जो है ये चौथा मंडल है, और इसमें जो है कृषि का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? कृषि का। जैसे हम किसान उसान है ना, किसान सब है घर में, पापा मम्मी सब खेती करता है ना हम लोग का, तो वो सब जो चर्चा जो है कहाँ पे है? चौथा मंडल में है। किस में है? चौथा मंडल में है। और देखिए ये पूछे कि चौथा मंडल में किस पुरुष का उल्लेख पूछे, यदि किस पुरुष का उल्लेख पूछे तो चौथा मंडल में जो है पृथु बैनी पुरुष का उल्लेख है चौथा मंडल में। चौथा मंडल में किसका उल्लेख है? पृथु बैनी पुरुष का उल्लेख है, और ये जो है कृषि से संबंधित है। और ये पृथु बैनी पुरुष जो है ये भारत का सबसे पहला इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछे कि भारत का सबसे पहला इंजीनियर, अभी जो इंजीनियर दिख रहा है ना, वो सब का जो है पहला इंजीनियर जो है वो कौन सा है? पृथु बैनी पुरुष है। कौन है? पृथु बैनी पुरुष। यदि ये पूछे कि चौथा मंडल में किसका प्रावधान है? कृषि का प्रावधान है। ये पूछे कि चौथा मंडल में किस देवता का मतलब नहीं, सॉरी, किस पुरुष का उल्लेख है, वो जो है पृथु बैनी पुरुष का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पृथु बैनी पुरुष का उल्लेख है चौथा मंडल में। ठीक, अब आइए सातवां मंडल। इसमें जो है 10 राजा का युद्ध का प्रावधान है। 10 राज युद्ध। सातवां मंडल में किसका चर्चा है? दशराज युद्ध। दशराज युद्ध किस में चर्चा है? सातवां मंडल में। अब देखिए दशराज युद्ध का मतलब ये है, आप तो पढ़ लेते हैं कि दशराज युद्ध जो है सातवां मंडल में परसुन नदी के तट पर हुआ था, जो कि अभी जो है उसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेन रीजन क्या है कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था? अब ये मान लीजिए कि दो व्यक्ति के बीच में यदि झगड़ा होता है तो आखिर उसका रीजन क्या है? कुछ तो जरूर रीजन होगा, या फिर आपसे हुआ होगा या फिर उससे हुआ होगा, तो कुछ तो जरूर रीजन तो होगा वहाँ पे। तो वही यहाँ पे रीजन था, जो कि वहाँ पे जो था ना दशरथ युद्ध में जो था, एक तरफ था राजा मतलब भरत वंश के राजा सुदास था, और एक तरफ था 10 राजा। तो उसमें जो था 10 राजा जो था उसमें 5 गो आर्य था और 5 गो अनार्य था। यानी 5 राजा आर्य से जुड़ा हुआ था और 5 जो था अनार्य था। ठीक है, जिसे हम गैर आर्य बोलते हैं। तो वो पाँच अलग ग्रुप में था, और एक साइड था राजा सुदास। राजा सुदास चाहता था कि हम जो है विश्वामित्र की जगह पे जो है पुरोहित जो है हम वशिष्ठी को बनाएंगे, वशिष्ठी ऋषि को बनाएंगे, मतलब विश्वती अपना पुरोहित। तो विश्वामित्र क्रोधित हो गया। वो सोचा कि यार जब हम पुरोहित बनना चाह रहे हैं, ये हमको नहीं बना रहा और ये वशिष्ठी ऋषि को बना रहा है, तो उसको गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आ गया और वो जो है षड्यंत्र कर दिया इसके विरुद्ध। इसने जो है विश्वामित्र ने जो है 10 राजाओं को खड़ा किया, और एक साइड था सुदास। तो इन दोनों को कहा गया। विश्वामित्र ने फिर से सुदास को पूछा, देखो यदि तुम जो है मुझे यदि पुरोहित नहीं बनाते हो तो हम जो है आपके विरुद्ध युद्ध करेंगे। तो उसी के वजह से जो है ये सुदास ने जो है कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम जो है वशिष्ठी को ऋषि बनाएंगे, तुमको जो करना है कर लो। तो विश्वामित्र ने उधर वो 5-10 राजा को इकट्ठा किया, और इधर एक सुदास था। तो जो दोनों की सेना रावी नदी के तट पर, जो अभी रावी नदी के नाम से जानते हैं, पहले इसे परसुनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो परसुनी नदी के तट पर जो है दोनों की सेना आई, और वो जो है जिसमें से राजा सुदास का जीत होता है, और वो बस और विश्वामित्र की जो सेना थी वो हार जाता है।
तो जिस वजह से अब आज जो है भारत जो नाम पड़ा है, उसी के वजह से भारत नाम पड़ा है। बेनी ऋषि मतलब भरत वंश के राजा सुदास के नाम से पड़ा है। तो सुदास का जीत होता है, जिस वजह से वो अपना भारत जो आज नाम जो है वही सुदास की वजह से है, वही है दशरथ युद्ध। दशरथ युद्ध के बारे में आपको पता चल गया क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ, और क्यों भारत वंश का नाम भारत पड़ा। ये तो अब क्लियर हो गए ना। एक साइड सुदास था, एक साइड दशरथ था, जो कि एक साइड विश्वामित्र को मतलब ये नहीं बनाना चाह रहा था, और एक साइड जो है विश्व वशिष्ठ ऋषि मतलब उसको पुरोहित बनाना चाह रहा था, जिस वजह से दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। और ये युद्ध जो है बाद में सुदास जीत जाता है, और उसी जीतने के बाद जो है वो अपना जो है इसको वशिष्ठ ऋषि को ही पुरोहित मानता है, वो हार जाता है, तो जिस वजह से उसका नाम पड़ा। तो यहाँ तक तो आपको 7वां मंडल में दशरथ युद्ध का वर्णन है। अब देखिए 9वां मंडल, 9वां और 10वां। 9वां मंडल में जो है सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता का, और 10वां मंडल में जो है इसमें पुरुष सूक्त की चर्चा है। 10वां मंडल में जो है 3 सूक्त की चर्चा है। कितना सूक्त है? 3 सूक्त है। एक पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। पुरुष सूक्त में सबसे पहले जो है शूद्र का उल्लेख हुआ है। यदि ये पूछे कि किस सूक्त में सबसे पहले शूद्र का उल्लेख हुआ है, पुरुष सूक्त में हुआ है, किस मंडल में? 10वां मंडल में। यदि ये पूछे कि किस सूक्त में जो है सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, वो हुआ है पुरुष सूक्त में हुआ है, जो कि किस मंडल में है? 10वां मंडल में है। तो 10वां मंडल में जो है हम शूद्र की चर्चा पढ़ते हैं, शूद्र का, वर्ण का और सूक्त का, जो है पुरुष सूक्त और नदी सूक्त और विवाह सूक्त। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। और देखिए पुरुष सूक्त में ये भी है कि एक विराट पुरुष का भी उल्लेख है। किसमें? विराट पुरुष का भी उल्लेख है, जो कि विराट पुरुष के शरीर से जो निकला था, चार मतलब जाति हुआ था। ठीक है, एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य, एक था शूद्र। ब्राह्मण का काम होता था कि पूजा पाठ करवाना, हवन कुंड ये वो करवाना होता था, और राजा और क्षत्रिय का काम था कि मतलब सबका रक्षा करना, जनता की रक्षा करना क्षत्रिय का काम होता था। और वैश्य का काम होता था कि मतलब कृषि उर्षि ये वो मतलब घर का काम, जो कृषि करना, व्यापार करना, ये सब जो है कि मतलब वैश्य का काम होता था। और शूद्र का काम होता था कि इन तीनों की सेवा करना, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करता था कौन? शूद्र। तो ये सब की चर्चा कहाँ पे है? 10वां मंडल में है। यहाँ तक तो आपको डिटेल से बता दिए। ऋग्वेद के बारे में यदि पूछ दे यहाँ से क्वेश्चन तो आपका बन सकता है। यदि ये पूछे कि कृषि का प्रावधान किस मंडल में है? 7वां मंडल में है। यदि ये पूछे, हाँ। और देखिए 7वां मंडल में जो है शिक्षा का भी प्रावधान है। किसका प्रावधान है? शिक्षा का। शिक्षा के बारे में भी बोला गया है 7वां मंडल में। 7वां मंडल में क्या बोला गया है? शिक्षा के बारे में भी बोला गया है। दशरथ युद्ध की चर्चा 7वां में है। 9वां मंडल में सोम देवता, और 10वां मंडल में शूद्र वर्ण जाति व्यवस्था जो होता था, ये सब की चर्चा है 10वें मंडल में। देखिए यदि ये पूछे कि किस मंडल में पृथुबैन्य नामक पुरुष का उल्लेख किया गया है, जो कि यह कहा जाता है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग पुरुष था ये, तो ये किस मंडल में है? पृथुबैन्य नामक पुरुष कहाँ पे है? 4था मंडल में है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र, जो कि विश्वामित्र ने संकलित किया था। यहाँ तो पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। अब ऋग्वेद के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया। अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अभी पढ़ने का मन नहीं है और माइंड थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है अब नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे। ठीक है, यदि हो सके तो समझ में यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग को। अब तो ऋग्वेद के बारे में बता दिए, ऋग्वेद में कितना मंत्र है, क्या क्या उल्लेख है, कितना मंडल की चर्चा हुआ था, किस मंडल में क्या मिला है, तो यहाँ तो क्लियर हो गया। अब क्लास जो है ये यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, परेशानी इतना है ना कि क्या बताएं सबको। बार बार माइंड में एक ही चीज़, जो चीज़ आप कीजिएगा ना भैया, जो भी चीज़ कीजिएगा ना, तो वो जो है आपको कभी भी चैन से नहीं, ना तो सही से कुछ कीजिएगा, ना सही से आपको माइंड में कुछ घुसेगा। हर एक बार हर वक्त वही चीज़ आपको माइंड में आएगा। ठीक है, अब क्लास को यहीं से ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो आएगा, यदि हो सके तो आएगा, नहीं तो यहाँ से जो ये ऋग्वेद का क्लास जो है ये लास्ट क्लास है। अब इसके बाद यदि माइंड ठीक हुआ, यदि दिमाग को यदि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो जो है नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से बनाते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। यदि नहीं हुआ तो ये जो है मेरा आखिरी वीडियो रहा, और इसी से द एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है।